नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार दोबारा एक नई चीज़ को लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका नया पार्ट शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से आपको कवि एवं साहित्यकार परिचय आप लोगों को पसंद आया होगा, उससे और बेहतर हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले इतिहास जब पढ़ेंगे तो इसमें इतिहास शब्द की क्या परिभाषा है, तो उस शब्द को पहले देखें। इति जमा हास, इति प्लस हास, इन दो शब्दों के योग से इतिहास बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से हुआ। इतिहास शब्द का मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अब देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अतीत के तथ्यों का इतिहास क्या होता है? अतीत मतलब बीता हुआ, बीते हुए समय के तथ्यों का क्रमबद्ध और व्याख्यात्मक अध्ययन इतिहास कहलाता है। विश्व भर के साहित्य का अध्ययन कुछ कालखंडों में बांटकर किया जाता है। किसी भी एक पूरे विषय का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में अगर बांट करके हम अध्ययन करें तो बहुत सरल तरीके से हम उस पूरी विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। समग्र वस्तु में यदि अधिक विस्तार हो, मानी बड़ी हो, व्यापकता हो, तो उसे टुकड़ों में बांट करके संपूर्ण भाग को पढ़ना या विश्लेषण करना सरल हो जाता है और उस विषय की पूरी तह तक हम जा पाते हैं। यह विभाजन अनेक दृष्टिकोणों से किया जाता है, माने काल विभाजन अलग अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है। तो कुछ विद्वान साहित्य की सतत प्रवाहशीलता धारा का अध्ययन ऐतिहासिक कालक्रम का कालखंडों के आधार पर कर देते हैं। इसके बारे में देखेंगे। जैसे कहा कि देखिएगा, एक बार इसको फिर से देखिएगा। कुछ विद्वान साहित्य की सतत लगातार प्रवाहशील धारा का अध्ययन ऐतिहासिक कालक्रम का कालखंडों में के आधार पर विभाजन कर देते हैं। जिस प्रकार से कह दें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। दूसरा आधार है वो इसका, कुछ विद्वान शासकों के नाम के आधार पर भी साहित्य का विभाजन करते हैं। तो साहित्य में शासकों के नाम के आधार पर जब करेंगे तो विक्टोरिया युग, मराठा युग और मुगल युग। इसके बाद में अगला आधार जो है वो है कुछ विद्वान किसी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध, किसी भी समय का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोकनायक के नाम पर भी साहित्य का विभाजन करते हैं। जैसे देखें अपने युग में अशोक युग, अशोक, चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य युग, महात्मा गांधी तो गांधी जी, गांधी युग। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से साहित्य का विभाजन किया है। आइए और अलग और तरीके देखते हैं कि कुछ महान साहित्यकारों, भाई काल विभाजन कुछ महान साहित्यकारों के नाम पर भी साहित्य का कालखंडों में विभाजन किया जाता है। जैसे तुलसी युग, रविंद्र युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और प्रेमचंद युग। इसी प्रकार से एक और भी विभाजन किया है। राष्ट्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटना अथवा आंदोलन के आधार पर भी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया जाता है। वो जैसे भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, स्वतंत्रोत्तर काल। साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर अगला विभाजन है, साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर भी नामकरण की प्रथा प्रचलन में रही है। जैसे रोमानी युग, रीतिकाल और छायावाद। अब इसका विश्लेषण करते हैं। इन सब विभाजनों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण साहित्य के इतिहास का भली प्रकार अध्ययन करना भी प्रमुख उद्देश्य रहता है। मानी टुकड़ों में बांट करके हम उसका भली प्रकार से अध्ययन कर लेते हैं। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग का अवलोकन करते हुए संपूर्ण शरीर का बोध अध्ययन किया जा सकता है। जैसे पूरा शरीर है तो अगर उस शरीर के हम हिस्से बना लें और पार्ट में अगर उस शरीर का हम अध्ययन करें, जैसे पहले सिर का, फिर हाथों का, फिर धड़ का, फिर पाँव का, तो इस प्रकार से हम पूरे शरीर का क्रमबद्ध तरीके से पूरा का पूरा संपूर्ण अध्ययन हम कर सकते हैं। इसमें कोई छूटेगा भी नहीं। इस प्रकार काल विभाजन की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसी प्रकार साहित्य का अध्ययन भी कुछ कालखंडों में बांटकर संपूर्ण इतिहास का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है, मानी आसानी से हम कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं काल विभाजन का आधार क्या है। काल विभाजन का आधार क्या है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि काल विभाजन के आधार कौन कौन से हैं। तो साहित्य के काल विभाजन के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में 4 आधार स्वीकार किए। ध्यान रखना, 4 आधार स्वीकार किए गए हैं। विद्वानों ने अपनी अपनी मान्यताओं और विश्वासों के आधार पर इनमें से एक या एक से अधिक आधारों को अपनाया है।
काल विभाजन का आधार जो है उसमें हम चर्चा करें तो एक से अधिक चीज़ों को भी उन्होंने अपनाया। पहला आधार हम देखेंगे कि संपूर्ण साहित्य को 4 युगों में बांटना। पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनकी समय सीमा को एक चार्ट से ज़रूर हम समझेंगे। तो उस चार्ट को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि साहित्य, संपूर्ण साहित्य को 4 युगों में जो बांटा है वो किन किन ने बांटा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित इतिहासों में इसी प्रकार या इसी आधार को स्वीकार किया गया है। अब एक बार इनकी चर्चा और हम कर लेते हैं कि आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375, भक्तिकाल की 1375 से 1700 और रीतिकाल की 1700 से लेकर के 1900 और ये आधुनिक काल 1900 से लेकर के और आज तक इस रूप में माना जाता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, कब से कब तक का, उसका एक छोटा सा चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। हिंदी साहित्य के इतिहास को 1050 से लेकर के आज तक को हम किस प्रकार से बांटते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला जो काल हम बनाते हैं वो आदिकाल बनाते हैं और इसको आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल, बहुत सारे अलग अलग नामों से इसको अभिनीत किया है। दूसरा आता है मध्यकाल, ये 1375 से लेकर के 1900 तक का। और तीसरा काल आधुनिक काल आता है जो 1900 से लेकर के आज तक माना जाता है। अब रही बात इसकी कि ये 3 विभाजन किसने किए, तो यहाँ नाम आता है गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब मध्यकाल में 2 प्रकार की धाराएं थी, यहाँ 2 प्रकार की चीज़ें थी, तो उसी आधार पर इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, भक्तिकाल और रीतिकाल। रीतिकाल को कलाकाल भी कहा जाता है, श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700 और रीतिकाल की समय सीमा की चर्चा करें तो 1700 से लेकर के 1900 तक की। अब बात ये आती है कि भक्तिकाल में भक्ति कितने रूपों में थी, तो भक्ति काल में भक्ति 2 प्रकार से थी। एक तो सगुण मानी मूर्ति मान करके मूर्तियों की पूजा करना, निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करना। सगुण भक्ति के पुनः फिर 2 शाखाएं बन जाती हैं, राम भक्ति शाखा और श्री कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि के रूप में चर्चा करें तो तुलसी का नाम आता है और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर हम चर्चा करें सगुण मार्ग में श्री कृष्ण भक्ति शाखा की तो इसके बड़े अधिष्ठात्रा कवि के रूप में चर्चा करें तो सूरदास जी का नाम आता है और इनकी सबसे बड़ी और प्रसिद्ध रचनाएं सूर सागर है, सूर सागर, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित हैं। अब चर्चा करते हैं भक्ति काल की दूसरी शाखा निर्गुण। तो निर्गुण की भी फिर पुनः 2 शाखाएं हो जाती हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। जब ज्ञान मार्गी शाखा की चर्चा करें तो ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि के रूप में चर्चा की जाए तो संत कवि कबीरदास जी का नाम आता है, जिन्होंने ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति बताई। और इधर अगर हम चर्चा करें दूसरी शाखा के बारे में प्रेम मार्गी, तो प्रेम मार्गी में जायसी का नाम लिया जाता है, मंजन है, जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत जो ग्रंथ है वो प्रेम मार्गी शाखा का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और यहाँ कबीर के द्वारा रचित उनकी रचना है बीजक, कबीर के द्वारा रचित रचना बीजक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट एक छोटे से चार्ट के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा। आइए एक बार फिर से अगला वाला भाग हम देखते हैं इससे आगे। तो हमने देखा था कि संपूर्ण साहित्य को 4 युगों में बांटने की परिकल्पना जो कि उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल रहा। और इसमें कौन कौन आए, तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास और नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित साहित्यों में यही आधार स्वीकार किया गया। दूसरा जो आधार है वो 3 युगों में बांटने की कल्पना है, तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जैसा कि आपने अभी एक छोटे से चार्ट में देखा, ये गणपति चंद्र गुप्त ने किया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी विभाजन को स्वीकार किया। तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं इसका अगले वाला भाग कि तीसरा जो पार्ट वो आता है साहित्य विधाएं। तो साहित्य विधाओं के आधार पर काल विभाजन जो रहा वो हिंदी साहित्य का इतिहास गद्य एवं पद्य की विधाओं के आधार पर भी तैयार किया जाता है। इस प्रकार का विभाजन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल और अनुचित माना जाता है।
अगला चौथा है शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तु विभाजन ही अधिक यथार्थ माने वास्तविक और तर्क संगत आधार हो सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के इस आधार को अनेक विदेशी भारतीय विद्वानों ने अपनाया है। आइए इनका पूरा का पूरा एक सार स्वरूप देखते हैं। इन चारों आधारों को समन्वित मिलाकर के ही साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया जाना चाहिए। चार आधार है, संपूर्ण साहित्य को 4 युगों में बांटना, 3 युगों की परिकल्पना, और तीसरा साहित्य विधाएं, और उसके बाद में चौथा शुद्ध कालक्रम के अनुसार। चारों चीज़ों को मिलाकर के हम काल विभाजन करेंगे तो उचित और सही काल विभाजन होगा। साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना दोनों का समान योग रहता है। विशेष ध्यान देने योग्य बात है, साहित्य चेतना और युग चेतना दोनों का समान योग रहता है। अतः साहित्य का काल विभाजन करते समय ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों को ही ग्रहण करना समीचीन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये काल विभाजन से संबंधित आधार का वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास, संपूर्ण इतिहास का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लगातार वीडियो को इसी प्रकार से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।